हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पब्लिक लाइन न्यूज़ के तरफ से सबसे पहले मनीष सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस समय देवरिया लोकसभा के चुनाव का किस तरीके से इस समय सरगर्मी चढ़ा हुआ है, और हम सबसे पहले बता दें कि आज हम बरियारपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां की ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन सूचना मिला तो मैं भी इनसे मिलने के लिए आया और पब्लिक लाइव की टीम के साथ मैं बरियारपुर चौराहे पे पहुंचा हुआ हूं। और सबसे पहले मैं बात बता दूं कि 2024 की जो ये लोकसभा की चुनाव है, पूरी तरीके से सरगर्मी इस समय सर चढ़ के बोल रही है और सभी पार्टी के नेता व पदाधिकारीगण अपने पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं पूरे दमखम से। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनीष सिंह जी, मैं इनसे बात करूंगा और इनसे मैं जानकारी लूंगा कि 2024 में किस तरीके की तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही ऊर्जावान धरती है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो उन्होंने पूर्वांचल के दौरे के समय में यहाँ के मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के, छात्रों को लेकर के बहुत चिंता जाहिर किया था। कई जगह पर चीनी मिल लगवाने की बात कही उन्होंने, कई जगह अच्छी सड़कें बनवाने की बात उन्होंने कही, नौजवानों को उन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात कही। ऐसी तमाम लोक लुभावन बातें 2014 में मोदी जी ने कहा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश परिवर्तन की धरती रही है और 10 बरस बीतने के बाद जो स्थिति थी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उससे बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश की हुई है। गन्ना किसानों का पूरी तरह से मोदी जी के कार्यकाल में शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये देवरिया लोकसभा का क्षेत्र है। बरियारपुर बहुत एक किसानों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत ही एक मजबूत धरती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर परिवर्तनकारी निर्णय लिए गए। हमारे ज़माने में, हम लोगों के ज़माने से पहले लोहिया जी, राजनारायण जी, मधुलिमे जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी का जब जमाना था, तो वो लोग देवरिया की धरती को समाजवादियों के लिए तेलंगाना की धरती कहते थे। ये समाजवादियों के लिए तेलंगाना है। मोदी जी शायद इस धरती को भांप नहीं पाए। वादा तो उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा किया। मुझे याद है कि जब 14 में प्रचार करने के लिए मोदी जी आए थे, तो देवरिया में उन्होंने चीनी मिल लगवाने की बात कही थी। जमीनें आज भी खाली हैं उसी तरह से। बैतालपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, भट्टी देख लीजिए, उसी तरह से वो जमीनें वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के लिए नहीं हुआ। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कभी भी जनता से झूठा वादा नेता को नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही बात कहिए जितनी बात को आप पूरा कर सकें। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की शुचिता को खत्म कर दिया। लंपटई इनकी सरकार में बढ़ गई, दबंगई बढ़ गई, गुंडई बढ़ गई और बदतमीजी बढ़ गई। कब किसको कौन सी भाषा में ये क्या कह दें भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई भरोसा नहीं है। जमीनों की दलाली कर रहे हैं, थानों की दलाली कर रहे हैं, तहसीलों की दलाली कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी तक की दलाली कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चरित्र है, वो अटल जी के ज़माने में, जैसे अटल जी और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जब मंचों पर चढ़ते थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। लेकिन इनका चाल और चरित्र तो समाज के सामने आ चुका है। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो IT सेक्टर्स की हमारी प्यारी बहनें हैं, अभी BHU की घटना को आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा। इनके IT सेक्टर के जो लड़के थे, IIT टॉपर स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों ने जिस तरह की दरिंदगी किया बनारस में, पूरे हिंदुस्तान का शर्म से माथा इनका शर्म से झुक गया, पूरे हिंदुस्तान का। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैरेक्टर है ना, वो पूरी तरह से अहंकारी और घमंडी प्रवृत्ति में तब्दील हो चुका है। इसलिए समाज परिवर्तन करने जा रहा है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र चूंकि कांग्रेस के पास है, पूरी मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मिलकर के गठबंधन को ताकत देते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है।
और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका नाम, कागजी नाम उनका शशांक मणि है। वो लेफ्टिनेंट साहब के सुपुत्र हैं, लेकिन कागजी नाम उनका सिर्फ शशांक मणि है। समाज में जो उनके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये सत्यानाश मणि है। जैसे कोई घटना होती है तो उस घटना में आप जो बात कहते हैं उसका बहुत दूर तक संदेश होता है। हमारे देवरिया में कुछ माह पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने पूरी तरह से मीडिया के सामने ये बात कही कि हम फला समाज के घर नहीं जाएंगे। तो देवरिया एक समतामूलक समाज को संरक्षित करने वाला जनपद रहा है, कभी बंटवारे का जनपद नहीं रहा है। यहाँ कभी जाति संघर्ष नहीं हुआ है, धार्मिक संघर्ष नहीं हुआ है, कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा है। यहाँ पर हमेशा से समरसता का भाव रहा है देवरिया में। देवरिया कभी विवादों का जनपद नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई है सत्ता में, तब से देवरिया को पूरी तरह से खंडित इन लोगों ने किया है सामाजिक तौर पर, और विखंडित किया है। और विकास तो दूर दूर तक 14 से लेकर के और 24 तक, इन 10 वर्षों में मोदी जी आए हों, अमित शाह जी आए हों, नितिन गडकरी जी आए हों या मुख्यमंत्री आए हों, इन लोगों ने जितनी बड़ी घोषणाएं देवरिया में किया है, 5,000 करोड़ तक इन लोगों ने रुपया देने की बात अभी तक कही है विभिन्न मंचों से, लेकिन 50 करोड़ तक का काम देवरिया में दिखाई नहीं देता है। तो ये केवल इनके जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, ये केवल घोषणा मंत्री हैं, बस मंचों से बोलना जानते हैं, धरातल पर कुछ उतारना नहीं जानते। और इनकी बात सुनता कौन है? सिपाही तक तो थाने का सुनता नहीं है। तो स्थिति बहुत विकट है और देवरिया पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार है, देवरिया पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार है। आज आप बता रहे हैं देवरिया पूरी तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण भी और उनके नेताओं का यह कहना है कि इस बार तो उस परिवार के युवा को नौकरी दीजिए उसकी योग्यता के हिसाब से। महंगी महंगी डिग्रियां गहने गिरवी रख करके भारत में माताएं अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। पिता खेती की जमीन गिरवी रख करके, कई बार तो नौबत यह आती है कि खेती की जमीन बेचनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, बैंकों से कर्जे लेकर के पढ़ाते हैं। तो भारत में जब शिक्षा हासिल करने के लिए गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, जमीनें बेचनी पड़ती हैं, बैंकों से लोन लेने पड़ते हैं, और उतनी महंगी शिक्षा हासिल करने के बाद भी आउटसोर्सिंग की नौकरियां युवाओं को करनी पड़ रही हैं। 8,000 10,000 की सैलरी पर नौकरी कर, वो भी 11 महीने को, वो भी अस्थायी नौकरी नहीं है, संविदा की भी नौकरी नहीं है, आउटसोर्स की हुई नौकरियां हैं। और नीतीश जी, दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश में सरकारें सरकारी नौकरी देती थी युवाओं को, उस देश में, उसी देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश में, यहाँ के मुख्यमंत्री प्राइवेट कंपनियों के नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं। तो आप सोचिए ना कि जो सरकार में बैठा हुआ आदमी प्राइवेट कंपनियों का नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा हो, उसकी सोच कैसी है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। देश का युवा मुखालफत कर रहा है, किसान मुखालफत कर रहा है, मजदूर मुखालफत कर रहा है, माताएं और बहनें मुखालफत कर रही हैं, और ये सरकार को बदलने जा रही हैं। ये 400 पार करने वाले नहीं हैं, इनकी 400 हार होने वाली है। और ये सरकार टाइटैनिक जहाज की तरह से 4 तारीख को, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, टाइटैनिक जहाज की तरह से ये डूब जाएगी। और ये डूबने के बाद, ये कितने वर्षों के बाद ये लोग दिखाई देंगे। अब हम लोगों को तो अनुमान है कि हम लोग के जीवन में तो फिर ये सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए कि जनता ने इन 10 वर्षों में जो इनकी सरकार की त्रासदी झेली है, जो वैमनस्यता और जो समाज में विघटन देखा है, अब वर्तमान की जो पीढ़ी है वो इनको सरकार में नहीं आने देगी। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, युवाओं को उनके सुरक्षित जीवन की बात कही है, किसानों को एमएसपी देने की उन्होंने बात कही है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है। और जो खाद की बोरियां 50 किलो की पहले थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 किलो कर दिया, उन खाद की बोरियों को फिर हम 50 किलो की करेंगे। मुफ्त में हम पानी देंगे खेतों तक, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में कृषि जो यंत्र होते हैं जिनसे हम
खेती की जुताई बुआई करते हैं, उनको हम मुफ्त में देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय ने कही है कि हम लैपटॉप योजना फिर वापस लेकर के आएंगे, जैसे सरकार में आएंगे। युवाओं को आधुनिक शिक्षा से अनवरत जोड़ते रहेंगे और अच्छी एक्सप्रेसवे देंगे लोगों को चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है, जो भी कर्मचारी हमारे हैं उनको हम पुरानी पेंशन से जोड़ेंगे, पुनः पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और उनके स्वावलंबी जीवन के लिए जितना बेहतर से हो सकेगा बेहतर हम करने का प्रयत्न करेंगे। और आज एक और बहुत बड़ा पर्व है, आज मजदूर दिवस है। तो मजदूर दिवस पे आप मजदूरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही तो मजदूरों के लिए क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो मजदूर इस समय, मैंने कई जगहों पे ये चीज़ सुना कि मजदूर इस समय खुश हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस समय मजदूर दिवस पे? देखिए, ऐसा है नीतीश जी कि आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो बाजारों में तहबाजारी वसूली जाती थी। आपने देखा होगा कि जो बाजार लगता था पहले, तो उसमें चूंगी वसूली जाती थी। मंडियों में छोटी छोटी सड़क के किनारे जो बाजार लगते थे, तो तहबाजारी वसूली जाती थी। नेताजी ने सबसे पहले उसको खत्म किया। उन्होंने, नेताजी ने यह कहते हुए खत्म किया, विधानसभा में कानून बना करके खत्म किया कि फिर कभी जो खेतों में किसान हैं, जो मेहनत करके अपनी कीमती लागत लगा करके खेतों में सब्जियां उगाते हैं, या छोटे छोटे कस्बों में जो बड़े मार्केटों से सब्जियां खरीद करके लाते हैं, और लोकल के जो लोग होते थे, बड़े सामंती प्रवृत्ति के जो मानसिकता के लोग होते थे, वो उनसे तहबाजारी वसूलते थे कि दुकान हम तब लगाने देंगे जब आप यहाँ पर पैसा देंगे। तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद से इंस्पेक्टर राज को नेताजी ने ख़त्म किया। तो आप जहाँ पर बैठ करके अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये हमारे एक साथी हैं सुजीत पटेल जी, जिनका इंटरव्यू आपने किया है। वो खुद हमारी पार्टी के युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेलर मास्टर की दुकान है। वो दिन भर कपड़े की सिलाई करते हैं। समय मिलता है, अगर पार्टी के काम करने के बाद अगर समय नहीं बचता है तो रात में सिलाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं। इतना काम करने के बाद एक नजीर के तौर पर नीतीश जी मैं बता रहा हूं आपसे कि एक नजीर है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने जीविकापार्जन के लिए, समाज के हितों के लिए, समाज की भलाई के लिए मेहनत करता है। मेहनत करके वो थानों की दलाली नहीं करता है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरह से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खेतों में काम करता है, दूसरे के घरों पर जाकर काम करता है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का काम करता है। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी मजदूरी करता है और अपने जीविकापार्जन के लिए भी मजदूरी करता है। तो समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता मजदूर के स्वभाव का होता है। वो मेहनत करके हासिल करना जानता है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह से झूठ बोल करके, समाज में विभेद पैदा करके राजनीति नहीं करता है। संघर्ष करके, तपस्या करके, त्याग करके अपनी पहचान बनाता है, क्षमता बनाता है। और हम इसलिए इनसे मुकाबला कर पाते हैं कि इनकी सामंती सत्ता से हम डरते नहीं हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहता है। हम ताकतवर अपने आप को इसलिए महसूस करते हैं कि हम अपनी क्षमता से सब कुछ करना जानते हैं और अपनी क्षमता से लोगों को जोड़ करके, लोगों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा को बता करके, उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम अपने नेता के लिए काम करते हैं और अपने पेट को पोसने के लिए, पालने के लिए मेहनत और मजदूरी करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता मजदूर के स्वभाव का है। और हम मजदूर दिवस पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे देश का मजदूर हमारे लिए ईश्वर के समान है और हम सदैव उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और मजदूर दिवस पर सभी मजदूर भाइयों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष सिंह जी। और फिर हम आप सभी को फिर एक बार लाइव आकर दिखाएंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। कैमरामैन सनी के साथ मैं नितेश यादव, नमस्कार।